हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। सो बच्चों, आज हम आगे का डिस्कशन करेंगे अपने पुराने चैप्टर प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन में। सो आज हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, जिसको हम पॉलीजेनिक ट्रेट भी बोलते हैं। तो देखिए, व्हाट इज पॉलीजेनिक? पॉलीजेनिक का मतलब क्या है? सबसे पहली चीज, नाम में ही आंसर है, हमेशा मैं बोलती हूँ आपको। देखो भाई, कहीं पे भी पॉलीजेनिक लिखा है, पॉलीजेनिक का मतलब क्या होता है? मोर देन वन। ठीक है। और ट्रेट का मतलब क्या होता है? करेक्टर। एक वो करेक्टर जो नेक्स्ट जनरेशन में क्या हो रहा है? ट्रांसफर हो रहा है। वो करेक्टर जो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर हो रहा है। तो इसका मतलब क्या निकला पॉलीजेनिक ट्रेट का? मोर देन वन जीन, एक से ज्यादा जीन जब किसी एक करेक्टर को कंट्रोल करती है तो उसको हम लोग बोलते हैं पॉलीजेनिक ट्रेट या पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। ठीक है, एक से ज्यादा जीन। ऐसे समझिए, सपोज ये हमारी एक जीन है, जीन 1। ठीक है, ये हमारी सेकंड जीन है और ये हमारी थर्ड जीन है। अब तीन अलग अलग जीन है और ये तीनों जीन मिलके एक सिंगल करेक्टर को रिप्रेजेंट कर रही है। उसको हमने नाम दे दिया है सोमैटिक करेक्टर। ठीक है। सो मोर देन वन जीन, एक से ज्यादा जीन मिलके जब एक सिंगल करेक्टर को क्या करती, कंट्रोल करती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पॉलीजेनिक ट्रेट। ठीक है। उसी को हम लोग बोलते हैं क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस और उसी को हम लोग बोलते हैं मल्टीपल फैक्टर इनहेरिटेंस। ठीक है। डेफिनेशन आप एक बार देख लीजिए। अ करेक्टर हुज एक्सप्रेशन इज ब्रॉट आउट बाय नंबर ऑफ जीन, एक ऐसा करेक्टर जिसके एक्सप्रेशन को नंबर ऑफ जीन क्या कर रही है? कंट्रोल कर रही है। अब नंबर ऑफ जीन का मतलब क्या? मोर देन वन जीन या मोर देन टू जीन। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। क्लियर है? अब जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, ग्रेन कलर इन व्हीट। ठीक है। अब ग्रेन कलर गेहूं की जो दाना होता है, ठीक है, उसका जो कलर है उसको कंट्रोल करती है एक से ज्यादा जीन। ठीक है। ईयर साइज इन मेज, ठीक है, भुट्टे की जो बाली देखिए आपने ऊपर निकली होती है, उसको कंट्रोल करता है। ठीक। व्हाइट स्पॉटिंग माइस, अब जो चूहे होते हैं व्हाइट कलर के, ठीक है, उस पर आपने बहुत सारे स्पॉट देखे होंगे ब्लैक ब्लैक कलर के। ठीक है, उसको भी एक से ज्यादा जीन क्या करती है? कंट्रोल करती है। और लास्ट है आपका कर्नल कलर इन व्हीट, गेहूं के दाने का कलर। ठीक है। सो इन सारे, ये जितने भी आपको एग्जाम्पल्स दिख रहे हैं, इन सारी चीजों को एक से ज्यादा जीन क्या करती है? कंट्रोल करती है। ठीक है, क्लियर हो गया? तो कभी भी आपसे कोई पूछे व्हाट इज पॉलीजेनिक ट्रेट, एक नंबर का क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में, एक से ज्यादा मार्क्स का नहीं आएगा। तो अगर एमसीक्यू में आएगा तो आपको एग्जाम्पल्स दिए जाएंगे, आपको मार्क करके आना है। ठीक है। बट अगर लिखने वाला आएगा, वेरी शॉर्ट आएगा एक नंबर का, तो व्हाट इज पॉलीजेनिक ट्रेट, सिंपल सी लैंग्वेज में आपको बताना है, एक से ज्यादा जीन जब एक सिंगल कैरेक्टर को क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं, उसके एक्सप्रेशन को कंट्रोल करते हैं, तो उसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। तो ट्रेट को हम लोग इनहेरिटेंस भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया। ठीक, अब आगे देखो। अगला टॉपिक है हमारा व्हाट इज प्लियोट्रॉपी। प्लियोट्रॉपी क्या होता है? अभी हमने क्या पढ़ा? एक से ज्यादा जीन। अब हम क्या पढ़ेंगे? एक जीन, एक जीन जब एक से ज्यादा एक्सप्रेशंस को एक्सप्रेस करता है, ठीक है, बॉडी की एक से ज्यादा कैरेक्टर्स को क्या करता है? कंट्रोल करता है, तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? प्लियोट्रॉपी। देखो भाई, अब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे हमारे पास एक जीन, ठीक है। अब ये जो जीन है वो तीन अलग अलग फंक्शंस को परफॉर्म कर रहे हैं। पहले आई कलर दे रहा है, नोज शेप दे रहा है और आई शेप दे रहा है। तो आप एक चीज गौर करो, एक जीन जो है वो एक से ज्यादा कैरेक्टर्स को क्या कर रही है? एक्सप्रेस कर रही है। तो प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे? प्लियोट्रॉपी। डेफिनेशन देख लीजिए,
रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ सिंगल जीन, ठीक है, फॉर देन वन फिनोटिपिक इफेक्ट। एक जीन जब एक से ज्यादा फिनोटिपिक इफेक्ट को क्या कर रही है, परफॉर्म कर रही है, ठीक है, ऑफन सीमली अनरिलेटेड, और सारे ही फिनोटिपिक इफेक्ट जो है वो कैसे हैं, अनरिलेटेड है, अलग अलग है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्लियोट्रॉपी। ठीक है, समझ में आया आपको? फिर से सुनिए, एक जीन जब एक से ज्यादा फिनोटिपिक इफेक्ट को क्या करती है, परफॉर्म करती है, और सारे के सारे फिनोटिपिक इफेक्ट्स जो है, फिनोटाइप का मतलब क्या है, एक्सटर्नल कैरेक्टर्स, ठीक है। सो आई कलर, आई शेप, नो शेप, तीनों अलग अलग कैरेक्टर्स हैं और तीनों को ही कंट्रोल कर रही है एक सिंगल जीन, तो प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे, प्लियोट्रॉपी। ठीक है, एग्जाम्पल हो गया आपका सिकल सेल अनीमिया। सिकल सेल अनीमिया में क्या होता है, नॉर्मल आरबीसी जो हमारी होती है वो सर्कुलर शेप की होती है, सिकल्ड आरबीसी जो होती है बच्चों वो हमारी कुछ इस तरीके से होती है। क्लियर है? तो अब ये जो डिसीज है वो किसके अंदर आती है, प्लियोट्रॉपी के अंदर आती है। ठीक है, फिर हम पढ़ लेते हैं एक बार डिफरेंस, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है और बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, अब व्हाट इज मेंडेलियन इनहेरिटेंस, ठीक है, और पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। मेंडल ने जितने भी आपको, मैंने आपको लॉ पढ़ा है मेंडल्स के सारे, तो जितना भी इनहेरिटेंस होता है मेंडल में, वो सारा का सारा इनहेरिटेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, मोनोजेनिक। सो एग्जाम में बैक क्वेश्चन आपको मिल सकता है, व्हाट इज मोनोजेनिक एंड व्हाट इज पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। तो मेंडेलियन इनहेरिटेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, मोनोजेनिक इनहेरिटेंस। ठीक है, तो देखो भाई, पॉलीजेनिक मैंने क्या बताया अभी आपको, एक से ज्यादा जीन मिलके एक कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहे हैं। तो मोनोजेनिक में क्या होगा, एक जीन एक कैरेक्टर को क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, तो अब एक जीन एक कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है तो उसको हमने क्या बोलते हैं, मेंडेलियन इनहेरिटेंस। ठीक है, तो देखिए भाई, रिजेम्बलेंस, सबसे पहला पॉइंट, F1 hybrid resembles with one of the parent having dominant character। अब जिसको नहीं याद आ रहा है उसको मैं एक बार बता देती हूँ, हमने मेंडल्स के लॉ पढ़े थे, उसमें हमने हमेशा एग्जाम्पल लिया था स्टेबलेंट का, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर का, आपको याद हो तो टॉल और डॉल, ये हमने दो कैरेक्टर्स लेते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी, क्रॉस कराया, कैपिटल टी स्मॉल टी आ गया, और F1 जनरेशन में सिर्फ और सिर्फ डोमिनेंट प्रॉपर्टी ही एक्सप्रेस होती थी। तो यहाँ पे ये पॉइंट देखिए क्या लिखा हुआ, F1 हाइब्रिड, जो भी F1 जनरेशन में हाइब्रिड आएगा वो हाइब्रिड डोमिनेंट पेरेंट से क्या करेगा, रिजेंबल करेगा, क्योंकि उसके पास कौन सा कैरेक्टर होगा, डोमिनेंट कैरेक्टर। हमने हमेशा पढ़ा है कि मेंडल ये बोलते हैं कि जब भी हम क्रॉसिंग कराते हैं दो कैरेक्टर्स के बीच में, F1 जनरेशन में डोमिनेंट प्रॉपर्टी ही क्या होती है, एक्सप्रेस होती है। ठीक है, इसमें देखिए, F1 हाइब्रिड एग्जिबिट कैरेक्टर्स इंटरमीडिएट बिटवीन द टू पेरेंट। पॉलीजेनिक में क्या होगा, जो आपने दो पेरेंट्स की क्रॉसिंग कराई है उससे जो भी आपका F1 हाइब्रिड आया है उसमें आपको दोनों पेरेंट्स के कैरेक्टर दिखेंगे, किसी एक का कैरेक्टर नहीं दिखेगा। क्लियर हुआ? मोनो में क्या होगा, एक सिंगल पेरेंट का कैरेक्टर F1 जनरेशन में एक्सप्रेस होगा। पॉलीजेनिक क्या बोलता है कि जो भी F1 जनरेशन में हाइब्रिड हमें मिलेगा उसमें दोनों पेरेंट्स के कैरेक्टर क्या होंगे, एक्सप्रेस होंगे। ठीक है, फिर देखिए इसका रेशियो क्या आता था हमेशा, 3:1। वो देख लीजिए कैसे आता था, यहाँ पे हम क्या करा रहे हैं, सेल्फिंग। ठीक है, तो जब सेल्फिंग कराएंगे तो देखिए कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, तो क्या है, कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी, तो तीन हमें कैसे मिल रहे हैं, टॉल, और एक हमें क्या दिख रहा है, ड्रॉप। ठीक है, जिसको भी इस टॉपिक की डिटेलिंग पढ़नी हो तो बाकी जो हमारी रिमेनिंग वीडियोस हैं उसको आप जाकर चेक कर लो, तो आपको पूरा टॉपिक एक साथ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो भाई, तो यहाँ पे जो भी हमारी F2 जनरेशन आ रहा है उसका रेशियो क्या आ रहा है, 3:1। ठीक है, अब यहाँ पे आप रेशियो नहीं निकाल सकते, क्यों, क्योंकि उसमें दोनों पेरेंट्स के जो कैरेक्टर है वो आपको एज अ इंटरमीडिएट शो है। देखिए, F2 progeny exhibit a greater variability and a graded series of phenotype from one parent to the other. So आप
जैसे यहाँ पे आपने 2 कैरेक्टर्स लिए थे, टॉल और ड्रॉप। अब यहाँ पे क्या एक से ज्यादा कैरेक्टर्स है, तो हम इसका रेशियो नहीं निकाल रहे, ठीक है। अगला है आपका एनवायरमेंट। देखो भाई, मोनोजेनिक कैरेक्टर्स को एनवायरमेंट अफेक्ट नहीं करता है, बट पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में जो भी एनवायरमेंटल फैक्टर होता है वो अफेक्ट करता है, ठीक है। लास्ट, अब जब एनालिसिस आप काउंट करोगे तो रेशियो के थ्रू करोगे। यहाँ पे आपको काउंटिंग करने के लिए कौन सा मेथड यूज करना पड़ेगा? स्टैटिस्टिकल मेथड, नंबरिंग का यूज करना पड़ेगा आपको, तो जाके आप समझ पाओगे कितने परसेंट जो कैरेक्टर्स हैं वो पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग ट्रांसफर हुए हैं, ठीक है। क्लियर है? अगला टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं, व्हाट इज पेडिग्री एनालिसिस, व्हिच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर क्रॉसिंग पर्पस, ठीक है। तो देखो भाई, पेडिग्री एनालिसिस क्या है? देखो भाई, पेडिग्री का मतलब क्या है? अब आपके दिमाग में डॉग्स का फूड आ रहा होगा, डॉग खाते हैं फूड, पेडिग्री। देखो, पेडिग्री एनालिसिस यहाँ पे इसका मतलब ये है कि जो भी करेक्टर हमें किसी भी इंडिविजुअल पर्सन में देखने को मिल रहा है, वो करेक्टर उसके अंदर कौन से 4 फादर से आया है, ठीक है। सो अ रिकॉर्ड ऑफ द अकरेंस ऑफ अ ट्रेट, ट्रेट मींस वो करेक्टर जो इनहेरिट हुआ है, याद रखिएगा, ठीक है। द रिकॉर्ड ऑफ द अकरेंस ऑफ अ ट्रेट इन सेवरल जनरेशन फॉर अ ह्यूमन फैमिली इज कॉल्ड पेडिग्री एनालिसिस, ठीक है। देखो भाई, अब सिंपल सी लैंग्वेज में आपको एक चीज याद रखनी है कि हमें पेडिग्री एनालिसिस की हेल्प से हम क्या पता लगाते हैं। सबसे पहले तो हमको ये याद रखना है, सपोज हमारी फैमिली में कोई एक सिंगर है, ठीक है, हमने एज्यूम कर लिया कि हमारी फैमिली में कोई सिंगर है, तो अब हम ये पता लगाएंगे कि उसके अंदर वो सिंगिंग क्वालिटी कौन से 4 फादर से आई है। तो इसका पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं, 7 to 8 जनरेशन की स्टडी करते हैं। क्या करते हैं? 7 to 8 जनरेशन की स्टडी करते हैं। फिर हमें पता चलता है 7 to 8 जनरेशन में कितने मेन थे, कितनी विमेन्स थी, उसमें से कौन जो था जो सिंगिंग में क्या करता था, इंटरेस्ट रखता था। तो हमें समझ में आ गई जो कैरेक्टर्स हमारे अंदर आए हैं वो कहाँ से इनहेरिट होके आए हैं। सो इसी की स्टडी को हम ओवरऑल बोलते हैं पेडिग्री एनालिसिस, ठीक है। अब आपके कोर्स में जो पेडिग्री एनालिसिस जो आप पढ़ोगे आगे, उसमें आपको डिसीजेस को क्या करना है, फाइंड आउट करना है कि जो डिसीज है वो डोमिनेंट है, रेसेसिव है, ऑटोसोमल है कि एक्स लिंक्ड है। यही आपके कोर्स में, और इसी की डिटेलिंग आपको पढ़नी है। तो देखिए भाई, ये है कुछ सिंबल्स जो आपको याद रखने हैं। ये जो आपको सिंबल दिख रहा है, ठीक है, ये मेल का है। सर्कुलर सिंबल आपको दिख रहा है, फीमेल का है। जिस भी सिंबल में आपको डार्क कलर के पैचेस दिखे, ठीक है, वो अफेक्टेड इंडिविजुअल का सिंबल होता है, ठीक। फिर अब 2 मेल और फीमेल के सिंबल के बीच में अगर आपको लाइन दिख जाए, इट मीन्स ये मेटिक सिंबल है या फिर ये मैरिज का सिंबल है, ठीक है। और फिर उसी से जब एक लाइन और आपको दिखेगी तो आप ये देखोगे कि उनकी नेक्स्ट जनरेशन का सिंबल है, ठीक है। अब सर्कुलर सिंबल के बीच में लाइन भी है और ऊपर से कुछ इस तरीके का भी है, तो उसको हम लोग बोलते हैं आइडेंटिकल ट्विंस, ठीक है। और सिर्फ लाइनिंग नहीं है तो बोलेंगे नॉन आइडेंटिकल ट्विंस। अब आइडेंटिकल ट्विंस क्या होता है, नॉन आइडेंटिकल ट्विंस क्या होता है, वो भी सुन लीजिए। एक ज़ायगोट से, एक ज़ायगोट है, उसके जितने भी टुकड़े हो जाए, ठीक है, और जितने भी टुकड़े होंगे उतने जितने भी इंडिविजुअल्स बनेंगे। सपोज एक ज़ायगोट है, उसके 2 टुकड़े हो गए तो 2 इंडिविजुअल तैयार हो गए। तो ऐसे बेबीज को हम लोग क्या बोलते हैं, आइडेंटिकल ट्विंस। अगर सपोज लड़की बन रही होगी तो दोनों लड़कियां आपको सेम शक्ल की मिलेंगी, ठीक है। लड़के बन रहे होंगे तो वो भी आपको लगभग सेम शक्ल की मिलेंगी, तो उनको हम लोग बोलते हैं आइडेंटिकल ट्विंस। और नॉन आइडेंटिकल ट्विंस वो ट्विंस होते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं डायज़ाइगोटिक ट्विंस, ठीक है। बॉडी में 2 ज़ायगोट बने, उससे 2 बेबीज का प्रोडक्शन हुआ। 2 मेल भी हो सकते हैं, 2 फीमेल भी हो सकती हैं, 1 मेल और 1 फीमेल भी हो सकती है, उनको हम लोग बोलते हैं नॉन आइडेंटिकल ट्विंस। तो याद रखिएगा, डाइज़ाइगोटिक ट्विंस को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन आइडेंटिकल, और मोनोज़ाइगोटिक को बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं, आइडेंटिकल, ठीक है। क्लियर हो गया? अब जो मैंने आपको लाइन बोली है वो लाइन यहाँ पे लिखी है, आप पढ़ ले। ह्यूमन जेनेटिक्स often scrutinize family histories in the hope that
informative mating might have occurred by chance. This is called pedigree analysis. जब हम किसी भी कैरेक्टर को पता लगाने के लिए, किसी भी इंडिविजुअल के कैरेक्टर का पता लगाने के लिए उसकी फैमिली हिस्ट्रीज की जब हम स्टडी करते हैं तो उसी एनालिसिस को हम पेडिग्री एनालिसिस बोलते हैं. ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया टॉपिक आपको? चलो आगे. अब यहाँ पे जितने डिसीजेज हैं सबका एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दे दिया, बस आपको समझना है सारी चीजें. देखो भाई, बहुत से ह्यूमन डिसीजेज है जैसे कि आपके एल्बिनो, टे-सैक डिसीज, सिस्टिक फाइब्रोसिस, फिनाइल कीटोन्यूरिया. इन सभी डिसीजेस को जो जीन कंट्रोल करती है वो है आपकी रेसेसिव जीन. रेसेसिव जीन का मतलब क्या है? सपोज कोई करेक्टर आपके अंदर आया है लेकिन वो करेक्टर या वो डिसीज आपके पेरेंट्स को नहीं है, बट उनके पेरेंट्स को वो डिसीज थी, तो एक जनरेशन का गैप दिख रहा है. कोई डिसीज जब हर जनरेशन में कॉन्टिन्यूस नहीं होती है तो उसको हम रेसेसिव बोलते हैं. कोई डिसीज आपको हर जनरेशन में कॉन्टिन्यूस फॉर्म में दिख रही है तो उसको हम लोग डोमिनेंट डिसीज बोलते हैं और उस जीन को हम डोमिनेंट जीन बोलते हैं. ठीक है, तो देखो भाई, सबसे पहले एल्बिनिज्म. एल्बिनिज्म को हम लोग क्या बोलते हैं? एल्बिनिज्म को हम लोग एल्बिनो डिसीज बोलते हैं. बहुत ध्यान से सुनिएगा, सारे पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए क्योंकि आपको एग्जांपल्स मिल सकते हैं इनके एग्जाम में. ठीक है, सो एल्बिनिज्म इज नोन एज एल्बिनो डिसीज. ये एक तरह की जेनेटिक कंडीशन है, ठीक है, जिसमें हमारी बॉडी में आपने देखा होगा बहुत सारे लोग आपको देखते होंगे जो पूरी स्किन जिनकी वाइट होती है, जल्दी जल्दी से स्किन होती है, उसमें जो हमारे बॉडी का जो टेक्सचर है, जो स्किन का कलर है वैसा नहीं होता है. ये पोर्शन आपको दिखेगा बहुत ही कम, बाकी पूरा आपको वाइटलिश रीजन दिखेगा आपको. ठीक है, तो ऐसे लोगों के अंदर क्या प्रॉब्लम आती है? तो अब वो लोग जिनकी पूरी बॉडी वाइट होती है उनकी बॉडी में मेलानिन नहीं बनता है. हमारी बॉडी में मेलानिन है, इसलिए हमारे स्किन का टेक्सचर इस तरीके का है. ठीक है, तो मेलानिन पिगमेंट नहीं होता, इसकी वजह से स्किन का जो कलर होता है, ठीक है, वो कैसा हो जाता है? बहुत ज़्यादा वाइटिश में आ जाता है. ठीक है, अब वही कलर देखो, हमारी जो मेलानिन है वही हमारे आईज को कलर देती है, वही हमारे हेयर्स को कलर देती है, वही हमारी स्किन को कलर देती है. ठीक है, आपने फॉरेनर्स देखे होंगे उनमें मेलानिन कम होता है तो उनकी जो हेयर्स होते हैं वो थोड़े से गोल्डन टच में आते हैं. ठीक है, क्योंकि उनमें मेलानिन बहुत कम होता है. ठीक है, बट जिनमें मेलानिन है ही नहीं तो उनके बाल भी कैसे होंगे? वाइट. आईब्रोज भी कैसे होंगी? वाइट. और स्किन भी कैसी होगी? वाइट. ठीक है, स्किन कलर होता है पेल स्किन, वाइट या फिर लाइट कलर के हेयर होते हैं. और ऐसे लोगों को विजन प्रॉब्लम होती है, साफ उनको नहीं दिखता है, कोई ना कोई आंखों से रिलेटेड उनको डिसीज होगी. ठीक है, while not a serious illness itself, it can increase the risk of sun related skin damage and vision issues. So जिनको भी एल्बिनिज्म होता है उनको एक प्रॉब्लम होती है, जब वो सन के कांटेक्ट में आते हैं तो उनकी आंखों में भी प्रॉब्लम होती है और उनके स्किन में भी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है. ठीक है, नेक्स्ट है आपका टे-सैक डिसीज. ये बहुत ही रेयर डिसीज है. ठीक है, एक तरह की आप बोल सकते हो न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर है. अब इसका मतलब क्या है? नाम में ही आंसर है. न्यूरो का मतलब क्या हो गया? हमारी बॉडी के न्यूरॉन्स. डिजेनरेटिव का मतलब क्या है? कि पहले आपकी बॉडी में न्यूरॉन्स थे, धीरे धीरे वो जो न्यूरॉन्स है वो डिजेनरेट होते जा रहे हैं, मतलब खत्म होते जा रहे हैं. ठीक है, तो डिसीज को हम लोग क्या कहेंगे? न्यूरो डिजेनरेटिव डिसीज. क्लियर है? तो ये जो डिसीज है इसमें जो न्यूरॉन्स होते हैं वो डिजेनरेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में एक एंजाइम है बीटा हेक्सो एमिनिडेज ए. ठीक है, अब जब ये बॉडी में एंजाइम की बहुत ज्यादा कमी हो जाएगी, ठीक, कौन सी एंजाइम? बीटा हेक्सोजामिनिडेज ए. ये एंजाइम की कमी से हमारे जो न्यूरॉन्स है वो डिजेनरेट होना स्टार्ट हो जाएंगे, जिसकी वजह से हमें डिसीज होगी टे-सैक डिसीज. ठीक है, क्लियर है? दूसरा, अब ये दिक्कत आपको दिखेगी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में सबसे ज्यादा. ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट है आपका सिस्टिक फाइब्रोसिस. अब ये क्या है? एक तरह का जेनेटिक डिसऑर्डर है जो अफेक्ट करता है हमारे लंग्स को
और डाइजेस्टिव सिस्टम को। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी में म्यूकस का जो अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा थिक हो जाता है। हमारी बॉडी में म्यूकस बनता है, आपको पता है, ठीक है। जब उसका अमाउंट बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, म्यूकस बहुत ज़्यादा थिक हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारे लंग्स में प्रॉब्लम होगी और हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में भी प्रॉब्लम होगी, जिसकी वजह से आगे चल के हमें ब्रीदिंग प्रॉब्लम, ठीक है, लंग इन्फेक्शन और डाइजेस्टिव प्रॉब्लम हो जाएगी। क्लियर है? अब ये डिसीज आपको क्यों होती है? क्योंकि आपकी CFTR जीन में म्यूटेशन कॉज हो जाता है। हमारी बॉडी में एक जीन होती है CFTR, जब इस जीन में म्यूटेशन कॉज होता है, मतलब सडन चेंजेस आते हैं, जिसकी वजह से हमें सिस्टिक फाइब्रोसिस हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका फिनाइल कीटोन्यूरिया, ये भी देख लीजिए। ये भी एक तरह का मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है, हमारी बॉडी में एक अमीनो एसिड बनता है, इसका नाम है फिनाइल एलानिन, ठीक है। ये अमीनो एसिड हमारी बॉडी के लिए यूजफुल नहीं है, ठीक है। तो एक एंजाइम निकलती है फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज, जो फिनाइल एलानिन को कन्वर्ट कर देता है टायरोसिन नाम की अमीनो एसिड में, और ये हमारी बॉडी में काम करती रहती है, ठीक। अब इम्पोर्टेंट बात ये है कि फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज जो एंजाइम, इसका प्रोडक्शन कौन करता है? इसका प्रोडक्शन करता है हमारा लीवर, ठीक है। जब हमारे लीवर में प्रॉब्लम आ जाती है या हमारी बॉडी में जीन जो कोड कर रही है फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज को, वो जीन काम करना बंद कर देती है, तो इसका प्रोडक्शन स्टॉप हो जाता है। जब इसका प्रोडक्शन स्टॉप हो जाएगा तो फिनाइल एलानिन जो है वो कन्वर्ट नहीं होगी टायरोसिन में। अब जब इसका अमाउंट बॉडी में बढ़ना चालू होगा तो जितने भी हमारे जॉइंट्स हैं वहाँ जाके ये फ्लूइड डिपॉजिट हो जाता है, ठीक है, और जो भी पेशेंट होता है उसको चलने फिरने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, ठीक है। देखिए लिखा हुआ है, if untreated can lead to intellectual disability, seizures and behavior problems। क्लियर है? समझ में आ रहा है? तो फिनाइल कीटोन्यूरिया जो आपकी बॉडी में जनरेट हो रही है डिजीज, उससे आपको चलने फिरने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, ठीक है। आपके बिहेवियर में बहुत चेंजेस हैं। ऑब्वियस बात है, जब कोई पेशेंट चल फिर नहीं पाएगा, उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करेगा, तो ऑब्वियस बात है उसके बिहेवियर में चेंजेस आएंगे ही आएंगे। तो ये सारे डिसीजेज आप जो देख रहे हो, सारी कैसे डिसीजेज हैं? इनहेरिटेड डिसीजेज है, मतलब जीन में प्रॉब्लम हुई और जो डिसीज है वो क्या हो गई? क्रिएट हो गई, ठीक है। क्लियर है? ये सारे सिंबल्स मैंने आपको अभी समझाए थे, बट कुछ सिंबल्स रह गए थे तो वो भी देख लो आप। यहाँ तक हमने पूरा पढ़ लिया था। अब देखो, अब ये सिंबल में फुल ब्लैक है, बट यहाँ पे देखो आपको लाइनिंग दिख रही है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो सिंबल्स आपको दिख रहे हैं, ये आपको ये बता रहे हैं कि जो भी अफेक्टेड प्रॉब्लम है, मतलब जो भी मेल या फीमेल अफेक्टेड है, वो हिस्ट्री अगर आप उसकी देखोगे तो पीढ़ी दर पीढ़ी वो अफेक्टेड होती चली आ रही है, ठीक है। अफेक्टेड बाय हिस्ट्री फीमेल एंड मेल। हिस्ट्री का मतलब क्या? अगर इनकी पीढ़ियाँ उठा के देखोगे तो जो डिसीज आपको दिख रही है वो पहले से ही इनहेरिट होती चली आ रही है, ठीक है। अच्छा, अब ये जो डिसीज है वो कैरियर है। कैरियर क्या होता है? जैसे सपोज ऐसे समझिए, आपके पास दो आंखें हैं, ठीक है। आपकी एक आंख खराब हो गई तो आपको कोई अंधा कहेगा? नहीं कहेगा। क्यों? क्योंकि आपको एक आंख से अभी भी दिख रहा है ना। उसी तरीके से फीमेल में दो एक्स क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है। एक एक्स क्रोमोसोम में प्रॉब्लम आ गई, सपोज कलर ब्लाइंड प्रॉब्लम, एक जीन जो है वो कलर ब्लाइंड हो गया, एक एक्स, बट एक एक्स तो नॉर्मल है। उस केस में जो डिसीज है वो फुल्ली एक्सप्रेस नहीं होगी उस फीमेल की बॉडी में, क्योंकि एक एक्स उसका अफेक्टेड है और एक एक्स उसका नॉर्मल है। तो ऐसे केस में हम टर्म यूज करते हैं कैरियर। सो कैरियर इज ओनली फाउंड इन फीमेल्स, नॉट इन मेल। मेल में सिर्फ एक ही एक्स होता है, याद करो,
और अगर वो अफेक्टेड हो गया, वो एक्स खराब हो गया, तो मेल में कैरियर का कोई चांस नहीं होता है। मेल या तो अफेक्टेड होंगे या तो नॉर्मल होंगे। बट फीमेल के केस में जब तक दोनों एक्स अफेक्टेड ना हो तब तक फीमेल अफेक्टेड नहीं होती है। क्लियर हुआ? समझ में आया? ठीक है। अब ये जो सिंबल आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं अननोन सेक्स। आपको नहीं पता है कि सामने वाला जो इंडिविजुअल है वो मेल है या फिर फीमेल है, तो उसके लिए सिंबल आपको दिख रहा है। ठीक है। और ये जो सिंबल आपको दिख रहा है वो डिसीज फीमेल और मेल का आपको दिखेगा, मतलब कोई ना कोई इनमें बीमारी है। क्लियर? बाकी सारे सिंबल हमने आपको बता दिए थे। अब एक चीज और सुनिए, यहाँ पर टर्म लिखकर आ रहा है कॉन्सेंजीनियस मैरिज। कॉन्सेंजीनियस मैरिज क्या होती है? कॉन्सेंजीनियस मैरिज में घर के फैमिली, जैसे सपोज आपके घर में जो भी आपके पेरेंट्स हैं, ठीक है, पेरेंट्स से जितने भी बच्चे आए हैं उनको छोड़ के अगर आप किसी और से मैरिज करते हैं फैमिली के अंदर, तो वो मैरिज कहलाएगी आपकी कॉन्सेंजीनियस मैरिज। समझ में आया? इसके लिए देखो सिंबल लग रहा है आपको डबल। नॉर्मल मैरिज के लिए सिंबल आपकी जो लाइन आ रही बीच में वो सिंगल लाइन आ रही है। ठीक है? क्लियर है? एक माँ बाप से जितने बच्चे हैं उनको छोड़ के अगर हम किसी भी और फैमिली मेंबर से, ठीक है, तेरे ताऊ जी का लड़का हो गया या चाचा का लड़का हो गया, अगर हम उनसे मैरिज परफॉर्म करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्सेंजीनियस मैरिज। क्लियर है? समझ में आया? अब देखिए कैसे हम सिंबलाइज करते हैं। जैसे सपोज आपको ये दिख रहा है तो ये हो गई बेटा फर्स्ट जनरेशन, ये हो गई आपकी सेकंड जनरेशन। ठीक है। अब फर्स्ट जनरेशन में ये दो मेंबर है तो हमने इनकी लेबलिंग कर ली। सेकंड जनरेशन में आपको 3 मेंबर है तो आपने इनकी भी नंबरिंग कर ली। ऐसी जैसे जैसे जनरेशन आती जाएगी हम उनकी नंबरिंग परफॉर्म करेंगे। ठीक। तो अब ये सारे रूल, जब सारे सिंबल्स आपको याद हो जाएंगे तो पेडिग्री के क्वेश्चंस आप इजीली सॉल्व कर लोगे। ठीक है। देखो अब देखिए, sometimes the exceptional character may be governed by dominant alleles। कभी कभी क्या होता है, कुछ एक्सेप्शनल कैरेक्टर्स होते हैं उसको भी कंट्रोल या गवर्न कौन कर रहा है? डोमिनेंट एलील्स। जैसे आपका हंटिंगटन कोरिया और आपका ब्रैकीडेक्टाइली। ठीक है। अब ये क्या है आपका ये डिसीज देखो, तो हंटिंगटन डिसीज जो है ये भी आपके हेरिडिटरी न्यूरोलॉजिकल डीजेनरेटिव डिसऑर्डर है। हेरिडिटरी का मतलब कि ट्रांसफर फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट। अब हर जनरेशन में जा रही है, कैसी हो गई? डोमिनेंट। ठीक है। न्यूरो डीजेनरेटिव डिसऑर्डर मतलब जो न्यूरॉन्स है वो इसमें क्या हो रहे हैं? आपके डीजेनरेट हो रहे हैं। ठीक। जिसकी वजह से that causes the progressive breakdown and death of the nerve cells in the brain। तो आपके ब्रेन में जितने भी नर्व सेल्स हैं उनकी डेथ हो जाती है, जिसकी वजह से आपको ये डिसीज कॉज होती है। ठीक है। अगला है आपकी ब्रैकीडेक्टाइली। इट इज ऑल्सो अ जेनेटिक कंडीशन। ठीक है। इसमें क्या होता है, आपके हाथ और पैरों की जो फिंगर्स होती हैं वो एबनॉर्मली बहुत छोटी होती हैं। आपकी पूरी बॉडी का साइज बहुत बड़ा होगा लेकिन आप हाथ पैर की उंगलियां देखोगे तो बहुत ज्यादा छोटी छोटी होंगी। तो ये एक एबनॉर्मल फैक्टर है। ठीक है। अभी देखो लिखा हो where the digits are disproportionality by short compared to the other body part। बाकी बॉडी के पार्ट जो होंगे आपके वो नॉर्मल होंगे, बस हाथ और पैरों की जो उंगलियां होंगी आपकी वो बहुत ज्यादा छोटी होगी। ठीक है। तो कभी कभी आपको चलने फिरने में प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है। देखो भाई, अब ये जो डिसीजेज है जो आपको एवरी जनरेशन में देखने को मिलेगी क्योंकि डोमिनेंट है। ठीक है। अनअफेक्टेड पेरेंट्स से कभी भी डिसीज ट्रांसफर नहीं होती है। डोमिनेंट डिसीज, नॉट इन रेसेसिव। डोमिनेंट के केस में जो डिसीज है वो हर जनरेशन में जा रही है, तो अनअफेक्टेड पेरेंट्स से कभी भी डिसीज ट्रांसफर नहीं होती है। ठीक है। टू अफेक्टेड पेरेंट्स में हैव एन अफेक्टेड चिल्ड्रन। अगर आपके दोनों पेरेंट्स अफेक्टेड हैं तो आपकी जो भी प्रोजेनी अगर आएगी आगे वो अफेक्टेड ही आएगी। ठीक है।
इट इज पास्ड ऑन एन एवरेज टू वन हाफ ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ द अफेक्टेड इंडिविजुअल। अब देखिए क्या बोलना चाह रहे हैं, समझिए। एक होता है बेटा क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। जैसे ग्रैंडफादर का जो करेक्टर है वो किस में जाएगा, उसकी डॉटर में। ये हम लोग एक्स लिंक्ड डिसीज पढ़ रहे हैं। कौन सी पढ़ रहे हैं, एक्स लिंक्ड डिसीज, ठीक है। और डॉटर का जो करेक्टर है एक्स, वो किस में जाएगा, तो सन में। तो ग्रैंडफादर के पास क्या है, आप कहोगे एक्स वाई है, एक्स कहाँ गया, उसकी डॉटर के पास, और डॉटर का एक्स किसके पास गया, उसके सन के पास। समझ में आया। तो ये जो करेक्टर ट्रांसफर हो रहे हैं, ठीक है, ऐसा बोला जाता है कि लड़कों के अंदर जो करेक्टर होता है कहाँ से आता है, उनके नाना का करेक्टर होता है, और लड़कियों के अंदर जो एक्स ट्रांसफर होकर आया वो उसकी दादी का करेक्टर है, ठीक है। वो भी देख लो आप, ग्रैंड मदर है एक्स एक्स होगा, किसके पास गया, उसके, देखो भाई, तो ग्रैंडफादर का जो करेक्टर है, ठीक है, वो जाता है उसकी डॉटर में, और डॉटर का जो करेक्टर है वो जाता है उसके सन में, ठीक है। तो ये जो डिसीज आप देख रहे हो, ये सारे डिसीजेस कैसी हैं, एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है। तो ये जो लास्ट वाला पॉइंट है ये यही बोल रहे हैं कि अगर फादर से कोई डिसीज जा रही है तो वो उसकी डॉटर में दिखेगी, आपको सन में नहीं दिखेगी, और मदर की कोई डिसीज जा रही है, ठीक है, तो वो किस में दिखेगी, उसके सन में दिखेगी, डॉटर में नहीं दिखेगी, ठीक, इतना समझ में आया। और ये रूल आपको फॉलो करना है जितने भी एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस वाले क्वेश्चन आएंगे उसमें, ठीक। देखो आगे, तो सबसे पहले हमें क्या पढ़ने, रूल्स ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ने, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, फटाफट देख लो, टॉपिक आपके सारे कवर अप हो जाएंगे। तो रूल्स ऑफ इनहेरिटेंस में सबसे पहले आपको जो पढ़ना है, टोटल आपको 6 चीजें पढ़नी है। ऑटोसोमल रिसेसिव, ऑटोसोमल डोमिनेंट, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट, एक्स लिंक्ड रिसेसिव, वाई लिंक्ड और माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस, ठीक है। एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आपको मिलेंगे ऑटोसोमल और एक्स लिंक्ड से मिलेंगे, ठीक। तो देखिए सबसे पहले, अब ये आपको एक ग्राफ दिख रहा है, ठीक है। ऑटोसोमल रिसेसिव का रूल समझ लीजिए, आप ये क्वेश्चन का आंसर सॉल्व कर लोगे। देखो सबसे पहला रूल है, ऑटोसोमल डिसीजेस जो है वो आपको दोनों सेक्सेस में मिलती है। दोनों सेक्सेस का मतलब क्या है, मेल अफेक्टेड है तो फीमेल भी अफेक्टेड होंगी, ऐसा नहीं कि डिसीज किसी एक में जाएगी, डिसीज इक्वल फ्रीक्वेंसी में दोनों में जाएगी, दोनों सेक्सेस में जाएगी, जितना मेल में जाएगी उतनी ही फीमेल में भी जाएगी, ठीक है। अब रेसेसिव है मतलब एक जनरेशन का आपको क्या दिखेगा, गैप दिखेगा, क्लियर है। नेक्स्ट है अफेक्टेड ऑफस्प्रिंग आर यूजुअली बोर्न टू अनअफेक्टेड पेरेंट। अब जब एक जनरेशन का गैप आपको दिख रहा है, मतलब जो बच्चे अफेक्टेड पैदा हुए उनके पेरेंट्स अनअफेक्टेड होंगे, क्लियर। और ये जो डिसीज है ऑटोसोमल रिसेसिव, ये सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलेगी जिनकी कॉन्सेंजीनियस मैरिज होती है उनके बच्चों में, ठीक है। तो देखो भाई, ये आपके पास एक क्रॉस है, ये हो गए मदर, ये हो गए फादर, इनसे आया कुल, तो ये हो गई फर्स्ट जनरेशन, ये हो गई आपकी सेकंड जनरेशन, और ये हो गई बच्चों आपकी थर्ड जनरेशन, ठीक है। अब देखिए जो रूल है, अफेक्टेड चाइल्ड के जो पेरेंट्स हैं वो कैसे हैं, अनअफेक्टेड, ठीक है, क्लियर है। तो एक जनरेशन का गैप आपको दिख रहा है, यहाँ पेरेंट्स अफेक्टेड है, उनकी अगली जनरेशन जो उसमें डिसीज आपको शो नहीं हो रही है, और फिर जो थर्ड जनरेशन है उसमें आपको डिसीज दिख रही है, मेल में भी दिख रही है और आपको फीमेल में भी दिख रही है। सो ऐसे को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर, ठीक है, क्लियर है। अगला देखें, ऑटोसोमल डोमिनेंट के लिए क्या रूल है। ऑटोसोमल डोमिनेंट के लिए आपको देखना है अपीयर इन बोथ सेक्सेस विद इक्वल फ्रीक्वेंसी, आपको मेल और फीमेल दोनों में डिसीज दिखेगी, ठीक है। दोनों सेक्सेस, बोथ सेक्सेस ट्रांसमिट द ट्रेट टू देयर ऑफस्प्रिंग। अब इसमें क्या है, अगर मेल अफेक्टेड है तो उससे भी डिसीज जा सकती है उसके नेक्स्ट जनरेशन में,
अगर फीमेल अफेक्टेड है, फीमेल मदर अफेक्टेड है, तो उससे भी जो डिसीज है वो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर हो जाएगी, ठीक है। अब डोमिनेंट है तो एवरी जनरेशन में आपको डिसीज दिखेगी, जनरेशन गैप आपको नहीं दिखेगा, ठीक है। अफेक्टेड ऑफस्प्रिंग मस्ट हैव एन अफेक्टेड पेरेंट। इसका ग्राफ हम बना लेते हैं नॉर्मल। ये देखिए हमने मैरिज कराई, इनसे आए हैं कुल, ठीक है। तो ये हो गया आपकी फर्स्ट जनरेशन, ये हो गई आपकी सेकंड जनरेशन, ठीक। तो यहाँ पे आप देखिए मदर अफेक्टेड है, अब मदर से डिसीज चली गई उसके दोनों बच्चों में, ठीक, क्लियर है। और उनसे भी चली गई डिसीज उनके दोनों बच्चों में। तो इक्वल फ्रीक्वेंसी में देखिए डिसीज ट्रांसमिट हो रही है, हर जनरेशन में ट्रांसफर हो रही है, तो क्या कहेंगे, ऑटोसोमल डोमिनेंट, ठीक है। नेक्स्ट देखिए फटाफट, जो मैंने आपको अभी समझाया उसका एक बना हुआ है चार्ट। देखिए यहाँ पे दो अलग अलग है पेरेंट्स, ठीक है। अब इसमें देखिए मदर और फादर दोनों अफेक्टेड है, उनसे जो जनरेशन आई उसमें जो पहला बेटा है वो अफेक्टेड है, सेकंड जो चाइल्ड है फीमेल वो अफेक्टेड है, तीसरा बच्चा जो इनका नॉर्मल है। इनसे दो बच्चे आए, बेटी और बेटा, बेटी नॉर्मल, बेटा अफेक्टेड है। अब इन दोनों की शादी हो गई और इनसे यहाँ ऑफस्प्रिंग, तो देखो ये नॉर्मल है। तो अफेक्टेड चाइल्ड तभी होगा जब उसके अफेक्टेड पेरेंट्स होंगे, क्लियर है, समझ में आ रहा है। ये हो गया आपका ऑटोसोमल डोमिनेंट। अगला है आपका एक्सीलेंट डोमिनेंट, ये भी देखें। अब एक्सीलेंट डोमिनेंट में क्या है, बोथ मेल्स एंड फीमेल्स आर अफेक्टेड, ऑफन मोर फीमेल्स एंड मेल्स आर अफेक्टेड। फीमेल्स में डिसीज आपको ज्यादा देखने को मिलेगी क्योंकि फीमेल के पास 2 एक्स हैं और मेल के पास सिर्फ 1 एक्स है। अब जब एक्सीलेंट डिसीज है तो चांसेस किस में ज्यादा है, फीमेल में ज्यादा है, मेल में कम है, ठीक है। डज नॉट स्किप जनरेशन, ठीक है, डोमिनेंट है तो एवरी जनरेशन में आपको डिसीज मिलेगी। अफेक्टेड सन, जो सन में डिसीज आई है, मस्ट हैव एन अफेक्टेड मदर, ठीक है। माँ अफेक्टेड है तो आगे जो बच्चा होगा वो भी कैसा होगा, अफेक्टेड होगा, क्लियर है। अफेक्टेड फादर विल पास द ट्रेट टू ऑल देयर डॉटर्स, फादर से किस में जाएगा, उसकी डॉटर्स में जाएगा। इसका फटाफट देख लो ग्राफ। बेटा ये हमने पेरेंट्स की मीटिंग कराई, उससे आए हैं कुल, ठीक। सपोज यहाँ मदर अफेक्टेड है, तो मदर से जो मेल चाइल्ड है वो क्या है, अफेक्टेड। इनकी शादी हुई है एक नॉर्मल गर्ल से। तो देखिए सीक्वेंस बन रहा है, मदर अफेक्टेड है, उसका सन अफेक्टेड है, सन से क्या उसकी डॉटर है। तो ये जो सीरीज बन रही है ये क्या हो गया आपका, एक्सीलेंट डोमिनेंट, ठीक है। नेक्स्ट देखो भाई, यहाँ मदर अफेक्टेड है, ठीक है। अब ये जो मदर के पास 2 एक्स थे, 1 एक्स गया उसके सन के पास, 1 एक्स गया उसकी डॉटर के पास। सन से डिसीज कहाँ ट्रांसमिट हो गई, उसकी अगेन डॉटर में। सीक्वेंस बन गया, मदर से गई सन में, सन से गई उसके डॉटर में, एक्सीलेंट डोमिनेंट, ठीक है। अगला देखिए एक्सीलेंट रेसेस है, इसमें क्या होगा, सिंपल सी चीज है, यहाँ देखिए मदर अफेक्टेड है, ठीक। अब मदर से जो डिसीज है वो कहाँ गई, उसके देखो भाई सिंपल सी चीज समझो। सबसे पहले यहाँ पे देखो बच्चों, हमने एक मैरिज कराई है, ठीक है। अब उनसे हमें मिले हैं सपोज 3 बच्चे, ठीक है। अब यहाँ देखिए आप मदर अफेक्टेड है, बट इस जनरेशन में आपको कोई भी अफेक्टेड नहीं दिख रहा, ठीक है।
देखो कुछ आपको इस तरीके का ग्राफ दिख रहा है, ठीक है। तो देखो भाई डिसीज सबसे पहले 3 जनरेशन हमें दिख रही है, ठीक है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। अब यहाँ पे देखो जो डिसीज है वो मदर से गई उसके सन में, बट सन में एक्सप्रेस नहीं हुई, सन में डिसीज एक्सप्रेस नहीं हुई, और सन से चले गए उसकी डॉटर में, डॉटर में एक्सप्रेस हो गई। अब देखो अफेक्टेड चाइल्ड के जो पेरेंट्स है वो कैसे हैं, अनअफेक्टेड है, ठीक है। यहाँ पे अनअफेक्टेड पेरेंट की जो अनअफेक्टेड चाइल्ड का जो पेरेंट है वो कैसा अफेक्टेड है। सो आपको एक जनरेशन के यहाँ पे क्या दिख रहा है, गैप, ठीक है। तो डिसीज को हम लोग क्या कहेंगे, एक्स लिंक्ड रेसेसिव, ठीक है, क्लियर है। बट यहाँ पे सपोज अगर ये भी अफेक्टेड हो जाता तो डिसीज कैसी होती है आपकी, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, माइटोकॉन्ड्रियल में क्या होगा, अगर सपोज मदर अफेक्टेड है तो मदर से जितने भी बच्चे आएंगे, चाहे वो मेल आए चाहे वो फीमेल आए, ऑल आर अफेक्टेड। देखो मेल अफेक्टेड, यहाँ फीमेल अफेक्टेड, सारे। अब यहाँ देखिए मदर चेंज हुई, बच्चे नॉर्मल हो गए, यहाँ मदर अफेक्टेड है, सारे बच्चे अफेक्टेड हो गए, मदर नॉर्मल, बच्चे नॉर्मल, मदर अफेक्टेड, ऑल बेबीज आर अफेक्टेड, ठीक है। सो माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस में अगर मदर अफेक्टेड है तो उससे जितने भी आगे बच्चे आएंगे सारे कैसे होंगे, अफेक्टेड होंगे, ठीक है। लास्ट है आपका वायलेंट। वायलेंट में क्या होगा, अब वाई क्रोमोसोम किसके पास होता है बच्चों, आपको होगा मेल्स के पास होता है, किसके पास होता है, मेल्स के पास होता है, ठीक है। तो फादर से जितने भी बॉयज आएंगे all are affected but daughters are not affected because Y chromosome is only found in sons not in daughter, ठीक है। सो फादर अफेक्टेड है, जितने मेल बच्चे आए हैं सारे अफेक्टेड है। अब यहाँ देखो फादर नॉर्मल हुआ, बच्चे नॉर्मल हो गए, फादर अफेक्टेड है तो सारे बच्चे जो हैं, लड़के जो हैं सारे वो क्या अफेक्टेड है। तो ऐसी डिसीज को हम लोग क्या कहेंगे, वायलेंट डोमिनेंट, ठीक है। सो बच्चों आज हमारे 3 टॉपिक बड़े बड़े कवर हो गए। पहला आपका पेडिग्री हमने खत्म कर लिया है विद डायग्राम्स विद रूल्स, साथ ही साथ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस और प्लियोट्रॉपिक, ठीक है। सो आगे का जो टॉपिक है वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।